Good evening, students. This is fourth video of chapter 3 इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12th फिजिक्स। आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स की जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा था, उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor। that is, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट इज़, अगर कॉपर का हमारे पास एक मीटर का वायर है, एक 2 मीटर का वायर है, एक 3 मीटर का वायर है और उनकी थिकनेस बराबर है। ठीक है, सिर्फ लेंथ अलग अलग है, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड, area of cross section of the conductor। resistance of the conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। यानी कि अगर कोई वायर जिसकी लेंथ बराबर है, दो वायर हैं जिनकी लेंथ बराबर है, जिनका मटेरियल सेम, मान लो कॉपर के दोनों वायर हैं, उनकी लेंथ बराबर है, तो जो वायर ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जो वायर जितना पतला होगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा ना, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मीन्स अगर हमारा एक सिलेंड्रिकल होता है ना वायर, तो ये जो सर्कुलर एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल के शेप का होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर। एंड on combining these two relations we get r is directly proportional to length upon area। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारा आता है वो रो आता है, तो r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो कहीं पर अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो बात एक ही है। ओके, वेयर रो इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन दें या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज़ रो, इसकी डेफिनेशन अगर हम देते हैं तो कैसे होगी? इफ़ एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू रो। सो वी कैन डिफाइंड रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टिविटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। कंडीशन अगर ऐसी हो कि 1 मीटर की लेंथ हो कंडक्टर की और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। अगर कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़, जैसे अगर रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम होती है, बट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या देते हैं ना इसको, इज़ ओम मीटर। इसका ओम मीटर होती है, जो रो की यूनिट होती है, जो रो की यूनिट है ऐसा यूनिट, वो ओम मीटर होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इससे हमने पहले पढ़ा था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किन की चीज़ों पर डिपेंड करती है वो करते हैं हम। ठीक है, बाय ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू आई आर, एंड वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड drift velocity Vd is I is equal to n e a Vd। okay, this is the relation between electric current I and drift velocity of electrons, free electrons Vd। I is equal to n e a Vd। अब यहाँ से अगर I की वैल्यू हम कितनी रख दें? V अपॉन आर। ओके,
तो यहाँ से वी अपन आर रख देंगे अगर आई की वैल्यू, तो वी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वी इज इक्वल टू एन ई ए वी इंटू वी डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसमें वी आई की वैल्यू वी बाई आर रख दें। ठीक है, तो वी की वैल्यू हमारी आ जाएगी एन ई ए आर इंटू वी डी। ओके, तो यही हमने किया है, वी इज इक्वल टू आई आर भी होता है और वी इज इक्वल टू हमारा एन ई ए वी डी इंटू आर भी होता है। पुट दी वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे जो वी डी है हमारा, वी डी की वैल्यू क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वी डी इज इक्वल टू होता है ई टाउ अपॉन एम, वेयर ई इज दी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एम इज द मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमने वी डी की वैल्यू ई टाउ अपॉन एम रख दिया, तो हमारे पास v का फॉर्मूला कितना आ गया, v इज इक्वल टू कैपिटल आर एन ई स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इज इक्वल टू वी बाई एल, वोल्टेज अपॉन लेंथ, वायर की लेंथ है एल, तो यहाँ पे हमने ई की वैल्यू वी बाई एल रख दी, तो हमारा v का फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू आर एन ई स्क्वायर ए वी बाई एल इंटू टाउ बाई एम। इसको हम जब रीअरेंज करेंगे, इसको हमने रीअरेंज किया और r की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहाँ से, r इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, और यहाँ पे जो हमारा टर्म आ रहा है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हम रो कह देते हैं। ठीक है, यही हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। तो r इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता ही है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी आ रही निकल के, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस पे, m पर डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है, e पे और टाउ पे। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है, ओके, और हमारा E यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यानी कि एन पे डिपेंड करता है और टाउ पे डिपेंड करता है, एम और ई तो क्या हमारे कांस्टेंट हैं। दस रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 n, since the value of n depends upon the nature of the material, hence the resistivity of the conductor depends upon the nature of the material, nature of the material पे डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सेकंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, with the increase in temperature of material conductor relaxation time decreases, hence its resistivity increases, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स में जो टाइम लगता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कोलिजन बहुत जल्दी होने लगेंगे, कोलिजन जल्दी होंगे तो उनका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है कंडक्टर की। उसका रीज़न बताया आपको, जब टेम्परेचर हम देंगे तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, वो टक्कर बहुत जल्दी होने लगेंगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी में इन्वर्सली रिलेशन होता है। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी अपने आप टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी। तो इनको हम 2 पॉइंट ये याद कर सकते हैं। ओके, इफ़ n इंक्रीजेज रो डिक्रीजेज, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज और रो इंक्रीजेज एंड टाउ डिक्रीजेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कि रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन होता है और रेजिस्टिविटी में भी वेरिएशन होता है विद टेम्परेचर, लेकिन कितना होता है उसकी वैल्यू अगर निकालने को हमें कोई पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए प्रॉपर। वेरिएशन तो होता है, हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑन टेम्परेचर। फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन, अगर हम थोड़ा सा ही वेरिएशन करते हैं टेम्परेचर में, the resistivity of the most of the metal varies according to the given relation। ये रिलेशन होता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है रो
टी मतलब एट एनी टेम्परेचर, रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो इंटू 1 प्लस एल्फ़ा in bracket T minus T naught. Okay, where rho and rho naught are the resistivity of the material at a temperature T and T naught respectively. जो यहाँ पे जो T है वो ज़्यादा है, T naught कम है, ठीक है. Where rho and rho naught are the resistivity of the material at a temperature T and T naught respectively, and alpha, यहाँ पे एक alpha हमने यूज़ किया है देखो फॉर्मूले में, तो alpha is the constant फॉर गिवन मटीरियल. अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है किसी भी गिवन मटीरियल के लिए, एंड इट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर गिवन हो हमको तो हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर. हमें दो टेम्परेचर भी पता होनी चाहिए, गिवन टेम्परेचर भी पता होनी चाहिए, और हमें और फिर किस पे निकालनी है वो हमें निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये तो रो में आ गया कि रो में कैसे वेरिएशन होता है. रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, where alpha is the coefficient of resistivity. We also know rho is equal to, sorry, R is equal to resistance, R is equal to rho L by A. Hence temperature variation of the resistance can be given as RT, that is resistant at temperature T. RT is equal to R naught in bracket 1 plus alpha T minus T naught. Okay, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा वही है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो अगर हमें रेजिस्टिव ना दिया हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट. दस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट कह देते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको भी. दस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन रेजेंट ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन निकाली. कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज आर माइनस आर नॉट पर यूनिट ओरिजिनल टेम्परेचर दैट इज आर नॉट पर डिग्री सेल्सियस रेज ऑफ टेम्परेचर, कितना पर डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ टेम्परेचर में, टी माइनस टी नॉट दैट इज. फॉर मेटल्स अल्फा इज़ पॉजिटिव. जो मेटल्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है. देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद रेज इन टेम्परेचर, क्योंकि मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है. इसी वजह से जो मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है. फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स अल्फा इज़ नेगेटिव. इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होती है. सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द रेज इन टेम्परेचर. ओके, ये बताया है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है, डिक्रीज होती जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीजमेंट आता जाता है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स में. तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.